वक्फे से पहले बात हो रही थी हसीन यादों के हवाले से, अब थोड़ी सी शेयर करते हैं समन से। समन, घर पे मौजूद होती हो, ईद का मौका होता है तो ममा के साथ कौन कौन सी डिशेस बनाना पसंद करती हो? हमारे घर में सुबह के वक्त तो ऐसी कोई डिशेस नहीं बनती, सिर्फ सवैयाँ ही बनती हैं और बाकी मिठाई वगैरह आते हैं, निमको वगैरह आते हैं। बाकी घर में सफाई वगैरह में मम्मा की हेल्प करना या टेबल सेट करने में मम्मा की हेल्प करना, इन सारी चीज़ों में हेल्प की जाती है। बाकी ऐसे सुबह में जैसे वैसे तो नमाज पढ़ने जाते हैं मर्द सारे, तो उस वक्त सिर्फ शीर कोरमा वगैरह ही बनाया जाता है और कुछ नहीं बनाया जाता। अच्छा, तुम कौन से मीठे में कौन से डिश पसंद करती हो? मैं मीठा ज्यादा नहीं पसंद करती, लेकिन मिठाइयों में गुलाब जामुन सबसे। मिठाइयों में गुलाब जामुन है। और आपको क्या पसंद है और किस तरह जो है मामा की आप हेल्प करती हो ईद के मौके पे? इन्होंने तो कह दिया कि मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, बाकी टाइम जो है मामा खुद कर लेती हैं। मम्मा मतलब ऐसी हैं कि उनको ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए होती, वो खुद जल्दी जल्दी कर लेती हैं। और जैसे इसने कहा कि सुबह के टाइम कुछ खाना वगैरह होता नहीं है, हमारे यहाँ सुबह के टाइम नाश्ता होता है और फिर रात में फिर शाम में और रात में खाना होता है। तो वैसे तो मुझे कोई मीठा वगैरह नहीं पसंद। नमकीनी में बता दें, आप बिरयानी पसंद करती हैं? बिरयानी जी बहुत पसंद है। और बाकी मम्मा की सफाई वगैरह में, टेबल लगाने में, प्लेट्स वगैरह निकालने में, ये सारा कुछ। तो घूमने फिरने कब निकलती हैं आप? हम लोग ईद का फर्स्ट डे तो हमारा बहुत ज्यादा बिजी होता है, बिकॉज सुबह में हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, उसके बाद रात में भी मेहमान आते हैं, तो पूरी रात जागते हैं हम। तो फिर बस वो जो सुबह का टाइम चांद रात को जागती हैं और पहले दिन जो है सो के ज्यादा कोशिश करती हैं कि गुजार दिया जाए दिन। तो जब सारी ईदी मिल जाती है तो हम सो जाते हैं। अच्छा, मम्मा पापा से सबसे पहले ईदी की डिमांड करती हैं आप? पहले सबसे ले लेते हैं, फिर लास्ट में मम्मा पापा से लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करती है? पहले क्यों नहीं लेती है मम्मा पापा से? उनकी ईदी की ज्यादा खुशी होती है ना बाकी सबसे, तो उनकी ईदी लास्ट में लेते हैं। तो समन, आप किस तरह ईदी लेती है मामा पापा से और उसके बाद दीगर खानदान वालों से? हमारे ये होता है क्योंकि हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, तो जैसे ही सब नमाज पढ़ के आते हैं तो सब एक जगह जमा हो जाते हैं। तो जब सब एक जगह जमा हो जाते हैं तो सबसे पहले ईदी लेके और फिर जब हम अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, पोर्शंस में चले जाते हैं, तो फिर अम्मी अब्बू से ईदी लेते हैं। अम्मी अब्बू से ईदी लेना इतना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़े से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो इस वजह से। अच्छा, सबसे ज्यादा ईदी लेने में किन से मसला होता है? चाचू वगैरह से ज्यादा मसला होता है आपको? तायब मतलब एक दो तायब कुछ ऐसे हैं जैसे मतलब थोड़ी मस्ती वस्ती करके फिर ईदी देते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ईदी तो सब दे देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम जो है चलता रहता, मस्ती मजाक करना पड़ता है। अच्छा, ये बताओ कि ईदी की तो बात हो गई, लेकिन शॉपिंग के हवाले से कितना वक्त लगाती हो शॉपिंग में? शॉपिंग में इतना, क्योंकि मम्मा साथ होती हैं तो इतना वक्त तो नहीं लगता, लेकिन चीजें सेलेक्ट करने में या उनको पसंद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी तो मम्मा अगर साथ हो तो शॉपिंग बहुत इजीली हो जाती है। मम्मा साथ हो। आप बताओ और आपको कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्योंकि इन्होंने तो कह दिया अगर मामा अगर साथ होती तो जल्दी निपट जाती है शॉपिंग। आप कितना वक्त? मेरी शॉपिंग जल्दी हो जाती है क्योंकि मेरी शॉपिंग मम्मा खुद कर लेती है, मैं कुछ डिसाइड नहीं करती। तो मम्मा मेरे लिए ले आती हैं, पसंद आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। और मेरी शॉपिंग बाकी सारी मम्मा कर लेती हैं। और ये है कि इसकी शॉपिंग ये खुद भी करती है, मम्मा भी करती है, तो इसकी शॉपिंग में ज्यादा टाइम लगता है मेरे उससे। तो बस मम्मा ले आती हैं और मम्मा की चॉइस मुझे अच्छी लगती है, तो बस मैं वो। मम्मा की चॉइस अच्छी लगती है। समन, जिस तरह चॉइस की बात हो रही है तो फिर मेकअप भी एक आप हुनर है खवातीन का, तो क्या समझती हो कि मेकअप पे भी टाइम जाया करती हो आप? मेकअप पे टाइम मतलब मैं ऐसे कोई मेकअप नहीं करती, मुझे मेकअप का शौक बहुत है लेकिन मैं करती नहीं हूँ इतना ज्यादा, बस कुछ थोड़ा सा बस लगा लिया वो काफी है। लेकिन जब मैं तैयार होने जाती हूँ तो मम्मा की बड़ी ये शिकायत है मुझसे कि तुम टाइम बहुत लगाती हो। वो टाइम लगता है कपड़े सही करने में, फिर मैं स्कार्फ पहनती हूँ तो स्कार्फ सेट करने में, सारी चीजों में टाइम लगता है।
टाइम लगता है। रियाज साहब, जिस तरह यादों की बातें हो रही हैं, मेकअप की बात हुई, डिशेस की बात हुई, तो आप भी जर्नलिज्म के हवाले से हम आपसे भी बात कर रहे थे, उसके साथ साथ आपकी यादों के हवाले से भी बात कर रहे थे माजी की। तो जिस तरह इन्होंने कहा कि मेकअप पे टाइम लगता है, अब देखते हैं कि मर्द हजरात भी बहुत ज़्यादा मेकअप को तरजीह देते हैं। तो इस स्टेज पे आकर आप भी काफ़ी मेकअप करते हैं, हमारे पास जराए से ये रिपोर्ट आई है। अच्छा। तो रियाज साहब क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं, आपके जराए जो है देखना पड़ेगा कि वो सही है या क्या है। बाकी ये कि देखें, अब तो पहले तो बड़ा सादा दौर था और इस तरफ ऐसी कोई तवज्जो नहीं। अब तो बाकायदा जब आप देखेंगे मर्दों की पार्लर हैं और बाकायदा 2-2, 3-3 घंटे लोग जो है लगाते हैं। लेकिन जाती सर तौर पे 10-10 घंटे 12-12 जी, घंटे लग जाते हैं अब तो। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। मतलब ये कि बाकायदा वहाँ पे जाके, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आदमी इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में एक मतलब ये कि थोड़ा सा इत्तेदाल लेके आ जाए और सारी चीज़ों को अगर मैनेज कर ले, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत देखें, ख़वातीन के लिए तो खैर ज़रूरी होता है लेकिन मर्दों के लिए ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आएँ तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप सुबह उठें, नमाज़ पढ़ें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, आप अपना खाना पीना जो है उसको देखें कि किस तरह से खाना है, पूरा मतलब स्केड्यूल जो है वो आप अपना सिलेक्ट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं। तो आज के दौर का तकाज़ा ये है कि आपने देखा कि हमारे जो जेंट्स हैं, जो मर्द हज़रात हैं, लड़के हैं, वो आप देखें काफ़ी टाइम वो पार्लर में गुजारते हैं और वहाँ से जो है वो ज़ाहिर है निकलते हैं। तो ज़माना है, उसके साथ साथ चलना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक आपने जर्नलिज्म की बात की, यादों की बात की, तो मैं ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि मैंने अपना कैरियर जो है शारजा में जब क्रिकेट हो रही थी और पाकिस्तान फतवात हासिल कर रहा था तब से किया। फिर दुनिया भर में मतलब कवरेज के लिए जाना पड़ा और फिर चूँकि लकीली मेरा ताल्लुक एक मुल्क के बड़े मीडिया ग्रुप से था, तो वहाँ पे जितने भी मतलब डेली पेपर्स, हफ्त रोज़ा, उसमें मतलब मैं आर्टिकल वगैरह लिखा करता था। तो मैंने जब स्टार्ट किया था कमोबेश 87 से लिखना, जो पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था क्रिकेट का, जब से मैंने स्टार्ट किया था तो अब तक मैंने कोई 1500 के करीब आर्टिकल अल्हम्दुलिल्लाह लिख चुका हूँ और 100 से ज़ायद मैंने इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं साबिक या मौजूदा, उनके मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। और उसमें आप किसी का भी नाम ले लें पाकिस्तानी, चाहे वो जहांगीर खान हो, जानशेर खान हो, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हों, मतलब ये कि बॉक्सर आमिर खान जो इस वक्त इंग्लैंड में है, जितने भी मतलब आप ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, बोर्ड के जितने भी सरबराहान हैं या हॉकी के जितने भी ओलंपियन हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं शारजा में था, कवरेज कर रहा था, तो वहाँ ऑस्ट्रेलेशिया कप होता था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी। तो उस वक्त मैं नया था, जर्नलिज्म मैंने शुरू की थी, तो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि एलन बॉर्डर जब वो शारजा आए थे तो मैंने उसमें मतलब ये कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, या हम 3 लोग थे उस वक्त, मैं ये बताने में बड़ी खुशी महसूस करूंगा कि समीउल हसन बरनी जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर हैं वो थे, आफाक अहमद जो डेली न्यूज़ के एडिटर होते थे वो थे, फिर उसके साथ साथ एहसान कुरैशी साहब हुआ करते थे। तो ये वो मतलब थे जो मतलब इंटरव्यू के दौरान थे जब हम एलन बॉर्डर से इंटरव्यू ले रहे थे। तो ये एक ऐसी यादें हैं, और आज तो ईद का दिन है तो बस मतलब इसमें सारी यादें जो हैं जमा हो जाती हैं। तो वो जो लम्हात हैं, उस वक्त मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं एलन बॉर्डर का मतलब मैं अपने सीनियर जो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनके साथ में खड़ा होकर मैं भी उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। लेकिन ये एहसास मुझे बाद में हुआ जब एलन बॉर्डर ने दुनिया में मतलब अपना नाम पैदा किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार हमने तो ऑस्ट्रेलिया का जो कप्तान था उसका इंटरव्यू किया। तो अल्लाह ताला ने मतलब अब तक जितनी भी मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनके सब के कमोबेश मैंने इंटरव्यूज लिए और बाकायदा ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मतलब बड़ा अच्छा रहा। उससे ये जो एक्सपोजर था इससे एक एतमाद पैदा हुआ। तो लिखने में बड़ा अच्छा होता है जब आप कोई आर्टिकल लिखते हैं, जब आप कोई ख़बर लिखते हैं, तो उसमें ये चीज़ जो है बड़ी काउंट होती है। आपका जो एक्सपोजर होता है वो आपको एतमाद मतलब बख्शता है। अच्छा शहजादा, उस वक्त जब हमने जर्नलिज्म शुरू की 87 में, हालांकि उस वक्त मैं खुद भी कॉलेज में पढ़ रहा था, बिल्कुल इब्तिदा थी मेरी, लेकिन जब ही से मैंने जर्नलिज्म शुरू कर दी थी। उस वक्त जो थी जर्नलिज्म बहुत ही मुश्किल हुआ करती थी। आज के दौर में तो जर्नलिज्म निस्बतन आसान है और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मुहैया हो गई हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी, अब आप देखें ना, आप व्हाट्सएप के जरिए 1 मिनट में एक खबर से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। उस वक्त ऐसा होता था, मैं इस 80s और 90s की बात कर रहा हूँ, शारजा में
जो ऑस्ट्रेलिया कप हुआ करता था तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी शिरकत करती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि इस वक्त जो मीडिया डायरेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो ICC में रह चुके हैं, समीउल हसन बरनी, एहसान कुरैशी जो मतलब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आफाक अहमद जो डेली न्यूज़ के एडिटर हुआ करते थे वो, और शमसुज़्ज़मा साहब, मुनीर हुसैन साहब जो उर्दू क्रिकेट कमेंट्री के बानी। तो वो मेरा इब्तदाई दौर था, मैं नया नया था, कॉलेज में पढ़ रहा था और उसके साथ साथ मैंने जर्नलिज्म शुरू की थी। तो मुझे मतलब बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि जब मेरे सामने एलन बॉर्डर जो मतलब ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान थे, तो उस वक्त तो हमें इतनी ज़्यादा हैरत नहीं हुई, लेकिन फिर बाद में जब हम जर्नलिस्ट के दरमियान बैठे तो फिर बाद में हमें एहसास हुआ कि यार हमने इतने बड़े क्रिकेटर से जो है इंटरव्यू किया है। तो ये चीज़ें जो अच्छा, है जब वो आप इंटरव्यू कर लिया आपने, जब घर पहुंचे उसके बाद टूर के बाद, तो घर वालों की क्या खुशी थी उस वक्त? देखें मतलब ये चीज़ हम उन्हें बता सकते थे तो घर वाले जो थे वो खुशगवार हैरत में मुब्तला होते थे। जब दोस्तों को बताते थे तो बाज़ दोस्त जो थे वो यकीन करते थे, बाज़ नहीं करते थे। और ऐसे भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे जो हमें मतलब बाकायदा टिप्स दिया करते थे, बताया करते थे कि यार देखें, अगर आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको कहाँ से शुरू करना है, आपके जुमलों का चुनाव क्या होगा, आप जो है इस तरह से बात करें कि उसको अपनी जानिब अट्रैक्ट करें, उसकी थोड़ी सी तारीफ करें, उसके जो रिकॉर्ड है उसको बताएं ताकि वो आपकी तरफ माइल हो। तो ये बड़ी मतलब एक अच्छा दौर था, ठंडा दौर था ये, आप 80s और 90s में। तो उस वक्त मतलब ये कि फिर हमने जो है दुनिया भर में जाना आना शुरू किया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने बताया कि मैंने 1500 के करीब मेरे आर्टिकल हो गए हैं मुख्तलिफ मतलब शो के उसमें, क्रिकेट में, हॉकी में, टेबल टेनिस में, फुटबॉल में, हर मौजू पे मैंने मतलब आर्टिकल, बिल्कुल हर मौजू पे आर्टिकल, साथ इंटरव्यूज भी हमने नजर आ रहे हैं, इंटरव्यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। समन क्या कहोगी, जिस तरह अभी ईद का मौका है और ईद के फौरी बाद जो है मुख्तलिफ टूर्नामेंट में आपको भी शिरकत की थी, मज़ीद कौन कौन से टूर्नामेंट्स आपने खेलने हैं? ईद के बाद जैसे अभी हो जा रही है मालदीव्स, पहले तो एक वो टूर्नामेंट है, एक चाइना में टूर्नामेंट है। बिल्कुल, इस पे भी बात करेंगे। चाइना में भी टूर्नामेंट्स है टेबल टेनिस के लिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले हम समन से बात कर रहे थे कि ईद के बाद मुख्तलिफ टूर्नामेंट में समन को शिरकत करनी है, हुर को भी शिरकत करनी है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में। तो समन कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं ईद के बाद? जी, मैं आपको बता रही थी कि एक मालदीव्स में है टूर्नामेंट, एक चाइना में है, उसके बाद सामने गेम्स हैं टर्की में है। तो यही अभी तक तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिनके ट्रायल्स पहले हो चुके हैं या जो पहले अनाउंस हो चुके हैं वही हैं। पाकिस्तान में अभी तक ईद के बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट अनाउंस नहीं हुआ है, ईद के बाद ही अनाउंस होंगे। ईद के बाद अनाउंस होगा। हुरे, आप जिस तरह समन बात कर रही थी कि फौरी बाद आपको भी निकलना है मालदीव के दौरे पे जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, तो पाकिस्तान में टेबल टेनिस का मुस्तकबिल किस तरह देख रही हो आप? इस वक्त जो है 13 साल की उम्र में और दीगर से प्लेयर्स आप देख रही हो कि जो है इससे कम उम्री में भी जो है इस तरफ आ रही हैं? जी, एक प्लेयर है जो मुझसे भी छोटी है, वो अभी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेलती है। अगर उसको लाइक कोचिंग मिले तो वो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और जैसे इसने अभी बताया कि जो है मैं मालदीव जा रही हूँ, ऐसे ये साउथ एशियन है जूनियर्स की मालदीव्स में, उसमें भी मैं जा रही हूँ। मैं ट्रायल्स में फर्स्ट हुई हूँ। और बाकी जो सीनियर्स का साउथ एशियन गेम्स है चाइना में और इस्लामिक गेम्स है टर्की में, तो उसमें भी मैं जा रही हूँ। मैं सेकंड हुई हूँ ट्रायल्स में। और जैसे मैं बस इतना कहूँगी कि टेबल टेनिस को सपोर्ट करेंगे तो प्लेयर्स और भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, टेबल टेनिस को अगर सपोर्ट हासिल होगी तो और भी प्लेयर्स निकल कर आएंगे। समन क्या समझती हो, एशियन ममालिक के अंदर कौन सी टीम में है जहां आप मुकाबले करने जाती हो, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करती हो, तो कौन सी टीम जो है सबसे ज्यादा टफ टाइम देती है आपको? क्योंकि मैं 2 इंटरनेशनल टूर्स अब तक कर चुकी हूँ, पाकिस्तान को 2 दफ़ा इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। मेरे दूसरे ममालिक से भी मैचेस बहुत आए हैं। एक इंडिया की प्लेयर्स बहुत
अच्छी हैं, मतलब उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है, उनको सपोर्ट है, उनको इवन वो अपने खर्चे पे नहीं आती, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भेजती है उनको टूर्स पे, इंटरनेशनली टूर्स पे। एक तो पाकिस्तान में मेरे पास गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं है, प्लेयर्स को अगर सपोर्ट किया जाए तो वो और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर इंटरनेशनली उनको सपोर्ट किया जाए और इंटरनेशनल उनको इवेंट्स खिलाए जाएं तो उनकी परफॉर्मेंस और उभर के बाहर आ सकती है, उभर कर और बाहर आ सकती है परफॉर्मेंस। रियाज साहब, हम अपने प्रोग्राम में बहुत से जिक्र सपोर्ट्स के हवाले से स्पोर्ट्स पे बात करते हुए नजर आए हैं, तो समझते हैं कि स्पोर्ट्स में जो है सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। प्लेयर्स को अगर उनको सपोर्ट हासिल होगी, जिस तरह समन और हूर मेहनत कर रही हैं, पाकिस्तान का सब दलाली परचम दुनिया भर में रोशन कर रही हैं, लेकिन ये भी गिला करती नजर आ रही हैं कि हमें सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर हमें सपोर्ट होगा तो जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि इंडिया की टीम को बहुत ज़्यादा उनके प्लेयर्स को सपोर्ट हासिल है, अगर हम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, गवर्नमेंट अगर इस तरफ तवज्जो दे, खिलाड़ियों को फैसिलिटीज़ फराम करे, हम तो देखते हैं कि दूसरी जानिब डिपार्टमेंट की टीमें बंद है, तो खिलाड़ियों को फ़ायदा होता दिखाई देगा कि गवर्नमेंट की जानिब से इन्हें सपोर्ट हासिल हो। देखिए शहजादा, जहाँ हमारी ये खुशकिस्मती है, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि 94 वो साल था जिसमें हम हॉकी, स्क्वॉश, स्नोकर, क्रिकेट और स्नोकर के वर्ल्ड कप चैंपियन थे। तो जहाँ मतलब ये हमारी खुशकिस्मती है। और आप ये देखेंगे, अगर हॉकी आप देखें तो पाकिस्तान दुनिया हॉकी की उन चंद टीमों में से एक है। 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, 8 एशियन गेम्स, बेशुमार एशिया कप। इसी तरह अगर आप क्रिकेट का देखें तो 1 वर्ल्ड कप वो जो इमरान खान की क़यादत में जीता। फिर सरफराज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइस कप्तान है, जिनकी क़यादत में आपने 2 इवेंट जीते, एक जूनियर जीता, एक ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2017 जो इंग्लैंड में हुई, मैं भी वहाँ मौजूद था, वो उन्होंने जीती। और उसके बाद फिर यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ने जीता। इसी तरह स्नोकर आपने जीते, मतलब 3-4 टाइटल, आसिफ ले लें, फिर उससे पहले यूसुफ ले लें, और अभी जो एक नया बच्चा है जिसने एहसन रमज़ान, और इससे पहले भी मतलब जो हमारे जो मुख्तलिफ स्नोकर खिलाड़ी हैं उन्होंने एशियन सतह पे मतलब बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। इसी तरह आप रेसलिंग में देख लें, कबड्डी में देख लें, एथलेटिक में देख लें। अच्छा, टेबल टेनिस जो था, मुझे अच्छी तरह याद है कि 80s और 90s में हम काफी उरूज पे हुआ करते थे, मतलब कम से कम एशियन सतह पर। हम एशियन सतह की जिस तरह आप बात कर रहे हैं उरूज की, टेबल टेनिस की बात, तो उस वक्त भी एक फैमिली बड़ी एक्टिव थी, जिस तरह ये फैमिली एक्टिव है बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स और टेबल टेनिस के लिए, तो उस वक्त भी एक दौर था कि शकूर फैमिली थी। बिल्कुल शकूर फैमिली थी। अच्छा, जो आप बात कर रहे थे ना कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, देखें 80s और 90s वो दौर था जब गवर्नमेंट जो थी तमाम खेलों को सपोर्ट किया करती थी। खेलों को क्या सपोर्ट किया करती थी, जितने मल्टीनेशनल कंपनीज या इदारे थे उनमें टीमें बाकायदा हुआ करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि देखें पाकिस्तान कस्टम और PIA की टीमें होती थी, तमाम बैंकों की टीमें होती थी। उस वक्त 40-45 के करीब टीमें हुआ करती थी। और मतलब किसी भी आप इदारे में चले जाएं, ये एक किसी हॉकी या क्रिकेट टीम नहीं होती थी, टेबल टेनिस भी होती थी, बैडमिंटन भी होती थी, बॉक्सिंग भी होती थी। मुझे खुद अपने अच्छी तरह याद है, मैं जिस बैंक की टीम में था वहाँ पे क्रिकेट भी थी, हॉकी भी थी, फुटबॉल भी थी, टेबल टेनिस भी थी, बॉक्सिंग भी थी। बॉक्सिंग के भी हमारे पास प्लेयर होते थे। टेबल टेनिस में आरिफ नाखुदा थे, शाहीन थे, अगर आपने नाम सुना हो तो। मतलब ऐसे प्लेयर जो थे हमारे मतलब बैंक की टीम में होते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हुए तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने बतदरीज अपनी टीमों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और ये वो दौर था जब जिस इदारे में जो टीमें थी अर्ली 90s में, वो फिर टीमें ख़त्म होती गई। चाहे आप उसमें बैडमिंटन ले लें, टेबल टेनिस ले लें, क्रिकेट हॉकी ले लें, क्रिकेट तो खैर अब मतलब डिपार्टमेंटल। उस वक्त हम ये भी देखते थे कि कोई अगर प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे फौरी तौर पर हाईलाइट अगर हो रहा है तो वो डिपार्टमेंट उसे फौरी तौर पर हायर कर लेती थी, चाहे वो बैंक्स हो या छोटे डिपार्टमेंट भी हो, उस खिलाड़ी की रोजी लग जाती थी। एक तो रोजी लग जाती थी, चीज अब खत्म हो गई, डिपार्टमेंट बंद हो गए। एक तो शहजादा रोजी लग जाती थी, दूसरे उस दौर में इतनी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप किसी एक इदारे में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है तो दूसरा इदारा जो है आपको ज्यादा पैसे में अच्छे ग्रेड में अपॉइंटमेंट कर लेता था। तो उस जमाने में अपॉर्चुनिटी थी आपको, मतलब ये कि ये एडवांटेज था, अपॉर्चुनिटी थी कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। लेकिन अब बतदरीज हम ये देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स की टीमें खत्म हो गई हैं और खिलाड़ियों को वो सहूलियतें नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें कौमी सतह पर कोई एक ऐसी स्पोर्ट्स पॉलिसी देनी होगी जिसमें हम हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग देने के लिए और इन बच्चों को एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने के लिए हमें मतलब चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी। इसलिए कि टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे बच्चों को जो मतलब ज़ाहिर है ब्रेड एंड बटर जो है
वो मेन चीज़ है। अगर आप मतलब ये कि अपना एक 2-4 बच्चे हैं अगर किसी माँ बाप के और घर में, और अगर वो मतलब सिर्फ खेलते ही रहें तो उनके ऊपर खर्च होता रहेगा, लेकिन अगर वो खेल के साथ कमाते रहें तो अपना किचन भी आबाद करेंगे और अपने पेट से मुतालिक भी मतलब उनको थोड़ी सी आसानी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि कौमी सतह पर हमें एक ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए जिससे हमारे जो नौजवान हैं उन्हें आगे बढ़ने के मौके मिलें और वो हेल्थी एक्टिविटीज़ में शिरकत करें, मुख्तलिफ खेलों में पार्टिसिपेट करें और दुनिया के खेल में पाकिस्तान के सबसे लाली परचम को बुलंद करें। बिल्कुल, ये बड़ी दुनिया जरूरत है। खेल में सबसे लाली परचम को पाकिस्तान की जानिब से जो है रोशन करते हुए दिखाई दें। ये प्लेयर्स है, प्रोग्राम में टाइम कम है। हुर्रे फवाद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, समन फवाद तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब Thank you. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स और तमाम नाजरीन को विनस एचडी की तरफ से दिल के गहराइयों से ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और पहले दिन के मौके पे हमने आज अपने साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन से उनकी हालत जिंदगी के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद है और उनके साथ साथ समन फवाद मौजूद हैं जो नेशनल प्लेयर हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस की, और उनके साथ साथ जो है मौजूद हैं हुर फवाद जो 13 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए बहुत सी एजाजात उन्होंने अपने नाम किए। वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, आज उनसे भी बात करेंगे और ईद के पुरमसरत मौके पर जो है इनसे उनके हालात जिंदगी के हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले रियाज भाई के पास आते हैं। रियाज भाई, हमने काफी प्रोग्राम्स किए और उस पर हमने देखा कि बहुत से क्रिकेट इश्यूज पे बात की, हॉकी पे बात की, दीगर खेलों पे भी बात की हमने। ईद का पहला दिन है, क्या कहेंगे सबसे पहले नाजरीन को, और उसके बाद जिस तरह आपने अपनी जिंदगी के जो हिस्सा है सहाफत का, सबसे पहले आपने किस तरह अपनी जिंदगी को शुरुआत की, किस तरह क्रिकेट में आए, हॉकी में आए, उसके बाद सहाफत में आए और उसके साथ साथ जो है इंटरनेशनल कमेंट्री भी करते हुए नजर आ रहे हैं आप दुनिया भर में। तो क्या कहेंगे सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। आप बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमारे तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक, और तमाम हमारे जितने भी हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बच्चे हैं, उन सबको ईद मुबारक। और अल्लाह ताला जो है इसी तरह से हम सबको हज़ारों खुशियाँ जो हैं वो देखना नसीब करें, हज़ारों ईदें जो है देखना नसीब करें। और ईद का जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो एक साल के बाद ईद आती है, आप पूरा रमज़ान जो है इबादत करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं मग़फ़िरत की, बख्शिश की। तो उसके बाद जब ये अल्लाह ताला ने ईद का दिन दिया है तो ये खुशी का दिन होता है और ये एक ऐसा दिन होता है कि हमें जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, अजीज़ हैं, अक़रबा हैं और हमारे जानने वाले हैं, उन सबको हमें बढ़कर गले लगाना चाहिए। इसीलिए देखें ये कॉन्सेप्ट है ईद में कि जब हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके बाद गले मिलते हैं, फिर आगे अपने घर वालों से गले मिलते हैं। तो ये एक दर्स है, जाहिर है कि मतलब हम एक दूसरे से रवादारी, मोहब्बत और प्यार का बर्ताव करें। और ईद जो है वो जाहिर है जो हम इबादत करते हैं पूरे महीने, तो उसकी मतलब ये कि खुशी का और तशक्कुर का दिन है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम इबादत जो है उसको कबूल फरमाए, और इस तरह से हम ईद मनाते हैं। जाहिर है ईद की अपनी मतलब एक वो होती है, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि आज के दिन जो है मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन का जो है किरदार बड़ा अहम होता है, इसलिए कि जो मेहमान आते हैं तो ख़वातीन जो हैं उनको सेवइयाँ अच्छी अच्छी बना के खिलाती हैं, अच्छी अच्छी डिशेज़ होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़वातीन का किरदार तो वैसा भी होता है, लेकिन ईद के दिन में ख़वातीन का किरदार जो है मज़ीद बढ़ जाता है और ईद के हवाले से। अच्छा, आपने ये कहा कि आपने कैरियर कैसे शुरू किया, तो ये तो खैर ईद की बात थी। हम 2-3 दिन ज़ाहिर है ईद की इसी मौज मेले में रहेंगे, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करेंगे, मिलेंगे, और जो जिन लोगों से हम कभी नहीं मिलते उनसे भी हमें मिलने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ तक रह गई बात की कि कैरियर मैंने कैसे शुरू किया, तो शहजादा मुझे अच्छी तरह याद है जहाँ हम पहले रहा करते थे वहाँ पे हमारे घर के कॉर्नर पे एक मस्जिद थी और वहीं पे एक बड़ा सा ग्राउंड था जिसमें हॉकी भी होती थी, क्रिकेट भी होती थी।
अच्छा, जब हम वहाँ जाते थे तो हम ज़ाहिर है देखते थे कि वहाँ क्रिकेट हो रही है, हॉकी हो रही है, तो सबसे पहले मैंने अपने मतलब जो खेल का आगाज़ किया वो मैंने क्रिकेट से किया, और हम मतलब कई सालों तक क्रिकेट खेलते रहे। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि मतलब घर वाले ये कहते थे कि यार आप इतना टाइम जो है वो लगा देते हैं सुबह से शाम तक, आप अपनी स्टडी पे चले रमजान जाएंगे। मुबारक में क्या करते थे उस दौरान, जब बचपन की यादें थी आपकी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वालिदैन बड़ा जो है आपको डांटते थे उस दौरान जब क्रिकेट खेलने जाते थे आप। हाँ नहीं, देखिए उस जमाने में देखिए शहजादा इस तरह का तो पैशन नहीं था जो आजकल रमजान में क्रिकेट हो रही है और दूसरे खेल हो रहे हैं बाकायदा। उस जमाने भी हुआ करती थी, और इसी तरह से मतलब जाहिर है अगर आप 80s में चले जाएं, जो हमारा 70s हमारा बचपन था, चले जाएं तो थी मतलब इसी तरह से रोशनियां और मतलब ये कि फ्लड लाइट्स लगा के क्रिकेट हुआ करती थी। और लेकिन ये कि उस जमाने में ये जरूर होता था कि 70s 80s में चले जाएं तो बाकायदा मतलब ये कि बच्चों को ये कहा जाता था कि वो नमाज पढ़ें, बाजमात पढ़ें, मस्जिद जाएं। लेकिन उसके साथ साथ सारे खेल का जो टाइम होता था उसमें खेलते भी थे, और वो ज़माना था जब ये क्रिकेट जो थी नाइट क्रिकेट और नाइट मैचेस शुरू हो गए थे, तो जाहिर है जाया करते थे। अच्छा, मैं बात कर रहा था जैसे हमने क्रिकेट से अपने कैरियर की इब्तिदा की, तो उस वक्त हुआ ये कि शुरू में तो खैर ऐसा जाते रहे, लेकिन बाद में फिर घर वालों को भी एहसास हुआ कि यार ये बहुत ज़्यादा टाइम बाहर लगाते हैं खेल में। तो उन्होंने बाकायदा बैठा के हमारे वालिद साहब वालदा ने कहा कि बेटा इसलिए कि तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हें ये देखना है कि ये तुम्हारा टाइम जो है बहुत कीमती है, इसमें अगर तुम थोड़ा सा एजुकेशन पे कंसंट्रेट करो, फोकस करो, तो वो आपके कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। खैर फिर हम क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम घर वालों ने कहा लगता था और हम बाहर भी रहते थे, तो वहीं पे हॉकी भी हुआ करती थी, तो हमने कहा यार चलो हॉकी खेलना शुरू करें। और जब हमने क्रिकेट अच्छा, से जिस वक्त आप हॉकी खेला शुरुआत की तो उस वक्त बड़ी पीक पे थी पाकिस्तान की हॉकी टीम। उस वक्त बिल्कुल नो डाउट पीक पे थी, और हॉकी को मतलब मैं क्रिकेट से वैसे तो अभी तक हम क्रिकेट ऑन एंड ऑफ खेलते रहते हैं, लेकिन जब बाकायदा कैरियर के तौर पे जो हमने हॉकी को अपनाया तो उसकी वजह यही थी शहजादा कि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में मतलब हमारे मोहल्ले के जो लड़के थे उनको मतलब किसी न किसी डिपार्टमेंट में मैट्रिक के बाद लग जाते थे। अच्छा, हमारे जो वालिदैन थे उन्होंने ये कहा हुआ था कि यार आपने पूरी तालीम लेनी है, आप देख लो कि आपको मेडिकल की तरफ जाना है, आपको इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, या आपको फाइनेंस की तरफ जाना है। तो जब हम मतलब कि वहाँ पे अपने साथियों के साथ होते थे खेल में, तो हम देखते थे कि फलां लड़का जो है वो फलां डिपार्टमेंट में चला गया मैट्रिक के बाद। तो फिर मैंने घर में आके बात की, मैंने कहा कि ऐसा है कि हमारे 2-3 दोस्त हैं उनकी तो मैट्रिक के बाद जॉब लग गई है, वो तो वहाँ पे हॉकी की टीम में, कोई क्रिकेट की टीम में। तो फिर हमारे मतलब जो वालिदैन थे उन्होंने कहा कि भाई देखें आपने ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, आपने अपना कैरियर गुजारना है, तो आप ये खुद देखें कि आपको क्या करना है। तो हमने भी फिर रियलाइज़ किया, इसलिए कि मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मैं भाई बहनों में बड़ा था, तो मैंने थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की। मैंने कहा नहीं यार ऐसा करते हैं कि एजुकेशन तो हम जारी रखेंगे, लेकिन हॉकी हमने शुरू कर दी। और शहजादा इत्तेफाक ये हुआ कि हॉकी में हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल के सामने आ गई। मैं स्कूल की टीम में भी सिलेक्ट हुआ, फिर जब कॉलेज में गया तो कॉलेज की टीम में सिलेक्ट हुआ, और कॉलेज की टीम का एक टूर्नामेंट हो रहा था उसमें मैं हाईएस्ट स्कोरर हो गया। तो अखबारों में जंग मतलब जो अखबार थे उसमें हमारी कटिंग और नाम हम, तो हम बड़े खुश हो गए, और मतलब जाहिर है लोगों ने भी कहा कि यार आपने। तो फिर जो है वो हमारा कैरियर जो था वो हॉकी की तरफ स्टार्ट हो गया। और फिर मैं एक डिपार्टमेंटल टीम में गया। उसके बाद मेरा एक बैंक में उस वक्त अपॉर्चुनिटी इतनी होती थी कि अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कैरियर बनाने के लिए। तो खैर फिर हम बैंक में चले गए। उसके बाद साथ ही साथ हमने फ्रीलांस जर्नलिज्म शुरू कर दी, और फिर जब मैंने मतलब वहां से खैर रिजाइन कर दिया था इदारे से। जर्नलिज्म पे आपसे थोड़ी सी देर बाद बात करते हैं, समन से बात करते हैं। समन, नेशनल चैंपियनशिप अभी मुनक्किद हुई हाल ही में, उस पर आपने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए, तो कितना सपोर्ट आपको वालिदैन की जानिब से मिलता है इस खेल में? वालिदैन की जानिब से बहुत सपोर्ट है, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो पेरेंट्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑब्वियसली जब मैं खेलने गई, मैं वहाँ मैचेस खेल रही थी, पापा साथ नहीं थे लेकिन मम्मा साथ थी, तो मम्मा हर मैच में पीछे बैठ के हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। तो बाबा भी जैसे अगर वहाँ ऐसे फिजिकली मौजूद नहीं होते तो वीडियो कॉल के थ्रू या कॉल के थ्रू हमें कोचिंग करना, हमें समझाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं।
और नो डाउट पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, ईद आज पहला दिन है, क्या क्या तैयारियां होती हैं, किस किस तरह शॉपिंग करती हो आप, और फिर रमजानुल मुबारक में इबादत करती हो और उसके बाद ईद का मौका आता है तो कितनी खुशी होती है कि अपने वालिदैन के साथ और अपने घर वाले और रिश्तेदारों के साथ ईद मना रही होती है मुल्क के अंदर। सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, और आज ईद का पहला दिन है। आज बहुत थोड़ा बिजी डे होता है लेकिन बहुत मज़े का दिन भी होता है। इससे पहले रमज़ान में हम बहुत इबादत करते हैं, अल्लाह मियाँ की तरफ जो है रुजू करते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, और साथ साथ ईद की तैयारी भी चलती रहती है, शॉपिंग भी होती रहती है, कपड़े लेने हैं, जूतियाँ लेनी है। टाइम निकल पाता है खेल से तुम्हें शॉपिंग वगैरह के लिए? कभी ऐसा होता है कि जैसे हम रोजे से पहले अगर हम चले जाते हैं तो खेल के लिए भी टाइम निकल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे रोजे में नहीं होती हिम्मत और फिर रोजे के बाद जाना पड़ता है, तो उसके लिए ये होता है कि फिर हमारे खेल के लिए कम टाइम निकल पाता है, जैसे 1 घंटे से ज्यादा नहीं निकल पाता। कभी कभी छुट्टी हो जाती है खेल से, लेकिन खेल और इन सारी चीजों को फिर स्टडीज को एक साथ लेके चलना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कवर हो जाता है। अच्छा हुर, आपने बड़ी कम उम्र में जो है बहुत सी चीज़ें अपने नाम कर ली, पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को दुनिया भर में रोशन किया, और आज ईद का पहला रोज़ है, क्या कहोगी? पहले तो सबको ईद मुबारक। और ये ईद का दिन बहुत स्पेशल होता है क्योंकि 1 साल बाद ये आते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज सारे रिश्तेदार मतलब हमारे घर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि सारे कजिन्स के साथ बैठते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा। तो टेबल टेनिस के लिए कितना वक्त है रमज़ानुल मुबारक में आप लोग प्रैक्टिस किया करती थी? हम लोग मगरिब की नमाज के बाद 8 बजे तक हम लोग जाते थे और 3 घंटे खेलते थे और सहरी के वक्त हम लोग वापस आते थे। तो अब तक कितने जो है मेडल्स आपने जो है जीते हैं? मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडल्स जीते हैं कि कौन कौन से जीते हैं, जरा मतलब- नाज़रीन को आज ईद के मौके पे बताएं आप। मैं 9 साल की उम्र 11 साल की उम्र में यंगेस्ट कराची चैंपियन बनी। उसके बाद 9 साल की उम्र में मैंने सिंध गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया। अभी रिसेंटली जो जूनियर नेशनल हुई थी उसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, और बाकी मैंने सीनियर नेशनल में मैं मिक्स डबल्स की चैंपियन हूँ ऑल ओवर पाकिस्तान। और बाकी मैं अभी जो टीम जा रही है मालदीव्स साउथ एशियन में, मैं उसमें फर्स्ट हूँ, और जो है अभी बस जब इंशाल्लाह हम मालदीव जाएंगे ईद के बाद। अच्छा समन, जिस तरह जिक्र कर रही हैं मेडल्स का, तो आपने भी काफ़ी मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते हैं, कौन कौन से मेडल्स जो है अपने नाम किए हैं आपने? मैंने इंटर स्कूल्स में बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए हैं। बाकी जूनियर नेशनल्स के अंदर मैं टीम इवेंट्स में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और सिंगल्स में मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। मैंने इंटरनेशनली नेपाल में और मालदीव में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। नेपाल में मैंने पाकिस्तान की साइड से क्वार्टर खेला था, जिसके अंदर अच्छा मुकाबला हुआ, लेकिन वो मैं हार गई। और बाकी एक पाकिस्तान के नेशनल्स में मैंने बहुत सारे मेडल्स लिए हैं। इससे पहले जो नेशनल्स हुई थी उसके अंदर मैंने बिल्कुल बहुत सारे पाकिस्तान गोल्ड के लिए थे। नेशनल लेवल पर समन ने और दुनिया भर में जो है पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को रोशन किया है टेबल टेनिस में। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह समन कह रही थी, काफ़ी मेडल्स अपने नाम किए हैं। इसी के साथ जो है रियाज साहब से भी बात करते हैं। रियाज साहब, जिस तरह समन की बात हो रही है, इस तरह आपके लिए भी एक अब कुछ अरसे के बाद जो है आप एक आला मुकाम पर फाइज हो जाएंगे। 1000 से ज़ायद जो है आपने कमेंट्री करने का आपके पास इजाज़ आ जाएगा, तो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करनी पड़ती है। जी शहजादा, देखें, जब मतलब ये कि आम तौर पे अगर कोई ज़िंदगी गुजारना चाहे तो वो गुजार सकता है, लेकिन जब आप ज़िंदगी में कोई टारगेट फोकस करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मतलब अचीवमेंट करें जिससे लोग आपको पहचानें, आपका
नाम हो, आपके वालिदैन का नाम हो, आपका मुल्क का नाम हो, तो फिर लोग जो है मेहनत करते हैं। जैसे इन बच्चियों ने मेहनत की और अभी इस कम उम्री में इन्होंने जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। तो मैं अच्छा, समझता कम हूँ ये उम्री बात- के साथ साथ ये आपस में दोनों बहनें भी हैं और अच्छा। पाकिस्तान के लिए दोनों ही बहनें माशाल्लाह। पाकिस्तान के तो- जो है सब्ज़ लाली परचम को दुनिया भर में रोशन कर तो रही हैं। इनके माँ बाप जो हैं वो मुबारकबाद As के a मुस्तहिक sportsman। हैं, इसलिए कि देखें जिस फैमिली में अगर एक बच्चा या एक बच्चा भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन दो बच्चे अगर एक साथ नाम रोशन कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वालिदैन का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, उनकी बड़ी पॉजिटिव मतलब ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है इस तरह से ग्रूम करते हैं और मुल्क का नाम रोशन करते हैं। जहाँ तक मेरी बात आपने जो सवाल किया था कि किस तरह हजार जो है 1000 आपने मैचेस। कमेंट्री। जी बिल्कुल, तो मैं ये कह रहा था कि इंसान को मतलब कोई ना कोई टारगेट फिक्स करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और ये मतलब सबके लिए एक सबक है और सबके लिए लेसन है कि अपनी ज़िंदगी को मतलब बामकसद बनाएं। तो शहजादा, मैंने जर्नलिज्म का आगाज़ किया था जिसमें मियाँदाद ने छक्का मारा था और अब अपने तौसीफ अहमद ने 1 रन लिया था शारजा में, और पाकिस्तान जो था वो मैच बेहतरीन अंदाज से जीत गया था। वो मेरी इब्तिदा थी जर्नलिज्म की, बल्कि इंटरनेशनली जब मैं बैरून मुल्क मैंने जाना शुरू किया, और उसके बाद तो फिर मतलब ये कि अल्लाह का शुक्र है दुनिया भर में मतलब जर्नलिज्म के लिए हवाले से और हमने पूरी कवरेज की। फिर बहसियत कमेंटेटर मैंने ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स वगैरह में कमेंट्री की। मैंने न सिर्फ मुल्क के अंदर कमेंट्री की बल्कि मुल्क से बाहर मैंने कमेंट्री की, और जितने भी वर्ल्ड कप में क्रिकेट के उसको मैंने कवर करने का अभी तक गुज़िश्ता 10-15 सालों में अच्छा रियाज एजाज़ साहब, हासिल किया है। जर्नलिज्म में आने के बाद लोग कहते हैं और घर वाले कहते हैं कि वक्त नहीं दे पाते हैं आप घर वालों को, तो ये भी बड़े मसाइल हैं जर्नलिज्म में, आप देखते बिल्कुल, हैं? मेरे साथ तो यही मसला है, मेरे घर वालों को यही शिकायत है, मतलब पूरे घर वालों को, बच्चों को भी, हमारी वाइफ है उनको भी, कि घर में टाइम नहीं देते। तो ईद के मौके पे भाभी से डांट पड़ती है? नहीं, खैर देखें, जब आदमी साथ रहता है तो हल्का फुल्का तो हेलो हेलो टेस्टिंग तो दोनों तरफ से चलती रहती है, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं होता, इसलिए कि सब मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सारा सब कुछ होता है, और जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें देखें हर जगह होती हैं, लेकिन ये है कि मैं अपनी बात कर रहा था कैरियर की, तो मैंने मतलब जब शारजा वाला था ना, वहाँ से मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, और फिर मैंने 92 में जो चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट कराची में हुआ था, तो उसमें मैंने और हमारे एक साथी, आप भी जानते हैं, सरदार खान, हम दोनों ने डेब्यू किया था, और मैंने पहले मैच की कमेंट्री जो की थी वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के मैच की थी, जिसमें बड़े मुश्किल नाम थे। अच्छा, उस ज़माने में जो कमेंटेटर सिलेक्ट किए जाते थे तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यानी पाकिस्तान जो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है वो हमारे कैसेट मतलब मंगवाता था, उनको सुनता था, उसके बाद एक बोर्ड बैठता था और वो सिलेक्ट करता था कि ये कमेंट्री के काबिल है, ये नहीं है। फिर हम अपनी कमेंट्री का आगाज़ हमने किया, तो 92 में हमने कमेंट्री का आगाज़ किया। तो ओलंपिक, वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी 92 से लेके अब तक, अब मेरे 4 मैचेस हैं बाकी हैं, तो मेरे 1000 मैचेस हो जाएंगे। तो ये बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है। और एक यूनिवर्सिटी है, उसने बाकायदा ऐलान किया कि जैसे ही मेरे ये 4 मैचेस और मैं कर लूँगा कमेंट्री, तो वो फिर मेरे एजाज़ में तकरीब करेंगे। तो ये एक देखें बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। शहजादा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताऊँगा कि हमने 92 में मैंने पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन से कमेंट्री का आगाज़ किया था, और 96 में पाकिस्तान टेलीविज़न से किया था। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि रेडियो से पहली कमेंट्री किसने की थी या पाकिस्तान टेलीविज़न से किसने की थी, लेकिन मैंने अब तक अपने करियर के सबसे ज़्यादा मैचेज हैं रेडियो और पीटीवी से किए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपको ज़रूर बताता चलूँगा कि 2008 दिसंबर में मैंने जब जियो सुपर अपनी पहली नशरियात स्पोर्ट्स की कर रहा था, तो मैंने जियो सुपर से पहला हॉकी कमेंट्री मैंने ही की थी। इसी तरह से 2016 अगस्त 2016 में जब ARY डिजिटल ने अपने मतलब हॉकी कमेंट्री का आगाज़ किया मैचेस का, तो उसकी ARY की भी पहली कमेंट्री मैंने की। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जो स्पोर्ट्स चैनल हैं जो बड़े पाकिस्तान के, तो उसमें मतलब पहले कमेंट्री का एजाज हासिल है। समन है, दोस्तों को कितना टाइम देती हो ईद के मौके पे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तो यकीनन तुम्हारे घर पे भी आना चाहते होंगे और तुम भी जाना चाहती होगी ईद के मौके पर, तो कितना टाइम देती हूँ दोस्तों को? ईद के मौके पर जैसे दोस्तों के साथ तो ऐसा ही होता है कि हम एक जगह रख लेते हैं प्लान के यहाँ सबने मिलना है,
तो वो उतना ही टाइम मैं उनको दे पाती हूँ ईद पे, तो क्योंकि ईद पे हमारी अलग मसरूफियात होती हैं। उनको अपने कजन्स के घर जाना होता है, अपने खानदान वालों से मिलना होता है, मुझे अपने खानदान वालों से मिलना होता है। तो ऐसा ही होता है कि ईद के 3rd डे या ईद के फौरन बाद हम एक जगह पे रख लेते हैं मीटअप। अच्छा, समझ रहे हैं, आपके वालिदैन तो स्पोर्ट्समैन हैं, खानदान में जो लोग हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं किस खेल में पड़ गई हो जिसमें कोई मुस्तकबिल शायद नजर नहीं आ रहा, टेबल टेनिस पे है? नहीं, हमारे घर वाले हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे तायबू सारे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे एक तायबू हैं, वो कराटे में उनका जो है बहुत सारी अचीवमेंट्स थी। तो यानी कि पूरा घराना ही जो है आपका खानदान वो स्पोर्ट्स से रिलेटिव है? स्पोर्ट्स से टोटली रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत सी चीजें मतलब ऐसी हैं कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है सारे घर वालों को, तो वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं, तो उनको भी प्राउड फील होता है, हमें भी प्राउड फील होता है कि हम कुछ अचीव कर रहे हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, और दुनिया घूमती भी नजर आ रही हो टेबल टेनिस के खेल के बाइस है, तो घर वाले के साथ जो टाइम आप गुजारती हो तो कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। लाइक अभी रिसेंटली ऐसा हुआ था कि मैं इराक गई और इराक से बस एक रात के लिए घर आई और फिर मैं कोहाट चली गई, फिर वहां से लाहौर। तो वो काफी टायरिंग था मेरे लिए, क्योंकि घर से इतना ज्यादा दूर रहना, इतने दिनों तक दूर रहना कभी ऐसा हुआ नहीं। तो वो काफी ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए कि जो है इतने दिनों तक घर से दूर रहना। तो बाकी जब घर गई तो काफी ज्यादा खुशी हुई कि जो है सबसे मिली। फिर वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश हुए कि जब मैं 4 गोल्ड लेके आई, और ट्रायल्स जो है थे सीनियर्स के, उसमें मेरी 2nd रैंक हुई है। तो काफी ज्यादा अच्छा लगा कि उनसे। अच्छा, एजुकेशन को कितना टाइम दे देती हो? अगर स्पोर्ट्स पे तुम ममालिक घूम रही हो तो एजुकेशन पे कितनी तवज्जो है? हमारा स्कूल हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। लाइक अगर कोई काम रह गया तो वो हेल्प कर देते हैं कि जो है फोटोकॉपी करा लो, और बाद में लेक्चर्स भी समझा देते हैं। तो वो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं हमें, ऐसे कि जो है अगर हम जाएं तो हम उनसे लीव ले लेते हैं, तो हमारी एब्सेंस मार्क नहीं होती। अच्छा, तो जितना टाइम आप एजुकेशन को दे रही होती है उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि टेबल टेनिस का जो गेम है वो ग्रास रूट यानी कि स्कूल लेवल्स पे जो है बहुत कम खेला जाता है, क्योंकि बहुत से कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर टेबल टेनिस के कोर्ट मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि दीगर जो स्कूल हैं आजकल 100 गज 120 गज पे स्कूल हो गए, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि फैसिलिटीज़ वहाँ पर बच्चों को मुहैया नहीं की जाती। हम वहाँ ये भी देखते हैं कि सालाना एक तकरीब हो जाती है स्पोर्ट्स डे के हवाले से, सिर्फ वो स्पोर्ट्स के नाम पे ही होती है। तो समझती हो कि स्कूल्स को भी अब तवज्जो देनी चाहिए स्पोर्ट्स के लिए? स्कूल्स को बिल्कुल तवज्जो देनी चाहिए स्पोर्ट्स पे, कि जो है आप स्पोर्ट्स लाएं अपने स्कूल के अंदर, ताकि जो प्लेयर्स हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उनको खेलना है वो खेलें, और फिर अगर उनको अच्छा लगे तो वो आगे एज अ प्रोफेशनल भी यूज कर सकते हैं उसको। और बाकी मैं ये कहूँगी कि स्कूल में स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, क्योंकि जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा पाकिस्तान में स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। स्पोर्ट्स स्कूल में आगे बढ़ेगा। रियाज साहब है, जिस तरह बचपन की बातें शेयर हो रही हैं और जिस तरह कर रही हैं, आप भी एक दौर से गुजर चुके हैं इस दौर से, तो कैसा देखते थे अपने स्कूल्स के टाइम को? देखें शहजादा, किसी भी मतलब इंसान की ज़िंदगी में जो स्कूल का जो एरा होता है, जो पीरियड होता है, वो बहुत ही फंटास्टिक होता है। और देखें सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको किसी किस्म की फिक्र और फाका नहीं होता, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आपको ये एहसास ही नहीं होता कि आपने कौन सी जिम्मेदारियां अदा करनी है, और बिल्कुल मतलब है कि आज़ादाना तौर पे आप जो है तो बड़ा मतलब आदमी स्कूल टाइम की कोई शरारत आपकी? नहीं, देखें शरारतें तो मतलब ये कि बहुत सारी बेशुमार हैं शरारतें, और मतलब ये कि एक से एक शरारतें हैं। उसमें ज़ाहिर है ये जैसी होती है कि बच्चे ज़ाहिर है शरारत करते हैं, लेकिन ये कि हमने कभी भी स्कूल जो हम जाते थे तो बिल्कुल सीधे स्कूल जाते थे और सीधे स्कूल से आया करते थे। बीच में गैप जो मारकर क्रिकेट खेलने या फुटबॉल खेलने आप निकल जाते थे, वो आपने जिक्र नहीं किया। वो लकीली होता ये था कि हमारे स्कूल में जो एक बाकायदा
पीटी का पीरियड होता था तो वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पे सिस्टम था। जो जब हमारा पीरियड होता था तो बाकायदा जो हमारे पीटी मास्टर होते थे वो लड़कों को, मतलब जो लड़के क्रिकेट खेलना चाहते थे उन्हें क्रिकेट का मतलब सामान मुहैया कर दिया जाता, जो फुटबॉल खेलते थे, जो हॉकी खेलते थे उनको बाकायदा। तो वो ज़ाहिर 1 घंटा होता था और मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई 30-35 मिनट मिलते थे खेलने के, क्योंकि वो खड़ा करते थे और सारा सब कुछ। तो बिल्कुल छोटी मोटी शरारतें तो होती थी, बहुत सारी हैं, लेकिन ये कि वो एक दौर जो था ना वो बड़ा हसीन दौर आप कह सकते हैं। बिल्कुल, बचपन की जो यादें वो बड़ी हसीन थी, रियाज भाई कह रहे थे उनकी। तो इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद और हसीन यादों को अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी करेंगे।